नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के अखबारों के साथ। हर रोज की तरह अखबारों के ये बंडल, दिल्ली से छपने वाले 12 अखबार, 5-6 हिंदी और मेरे ख्याल से 5-6 अंग्रेजी, यही दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबार हैं। हर रोज़ आपसे मुखातिब होता हूं इन अखबारों के साथ, किसी खास खबर के किसी खास पहलू को लेकर, या किसी हेडलाइन के मायने को लेकर, या कुछ विश्लेषण को लेकर, या कुछ अपने मन की बात। आप सबको पता होगा कि रिया चक्रवर्ती से कल भी पूछताछ हुई, घंटों, 6 घंटे तक, लेकिन कल गिरफ्तारी नहीं हुई। दिन भर लगातार सुबह से शाम तक मिनट दर मिनट दर्जनों रिपोर्टर, धक्का मुक्की करते हुए रिपोर्टर, कैमरा पर्सन, कई वीडियो वायरल हुए, लोगों ने लानत मलामत की टेलीविजन मीडिया की। सैकड़ों की तादाद में टेलीविजन के रिपोर्टर, टेलीविजन के कैमरा पर्सन रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द इस तरह से घेराबंदी लगातार लोगों ने कर रखी थी कि देखकर लग रहा था कि तमाशा इससे ज्यादा क्या हो सकता है भारतीय टेलीविजन में। लेकिन आज फिर उस तमाशे की शुरुआत सुबह से है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो गिरफ्तार हो चुकी होगी। कल भी मैंने यही आपको कहा था, और सारे चैनल इस तरह से मुहिम चला रहे हैं जैसे रिया की गिरफ्तारी के बिना देश में ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया, ड्रग का कारोबार, अरबों का कारोबार करने वाले वो जो माफिया हैं, वो बिना रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी, बिना उसकी गिरफ्तारी के एनसीबी को उन माफिया तत्वों के बारे में पता नहीं चलेगा, या आज तक इन माफिया का जो वर्चस्व है उसकी एक खास कड़ी रिया है। कुछ इसी तरह से ये खबरें चल रही हैं। तो ये जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आखिर में कुछ बातें कहूंगा रिया चक्रवर्ती पर, और जिस ढंग से इस पूरे मामले को अब एक मुहिम के तौर पर हत्या, आत्महत्या, वहां से हटकर ड्रग तक पहुंचा है, और ड्रग की पुड़िया के लेन देन के आरोप में रिया और उसके भाई और उससे जुड़े लोगों की पकड़ धकड़ हुई है। लेकिन उस अरबों का कारोबार का क्या, जो मुंबई में दशकों से हो रहा है, इस पर कल भी मैंने सवाल उठाया था, फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन आज लौटते हैं अखबारों पर दोस्तों, और इन सब चीज़ों के लिए टेलीविज़न चैनल तो है ही। अखबारों पर लौटते हैं, 2 चौंकाने वाली खबरों से बात शुरू करूंगा। वैसे खबरें बहुत हैं, छिटपुट, मतलब बहुत क्या कहूँ, छिटपुट कुछ खबरें हैं चीन को लेकर, और कुछ सवाल हैं, और एनएसए के गलत इस्तेमाल को लेकर, बेजा इस्तेमाल को लेकर सवाल हैं। केशवानंद भारती के निधन को लेकर आप सब ने पढ़ा होगा कि उनकी क्या अहमियत थी। महान संत जिन्होंने संविधान की मर्यादा नए सिरे से तय हुई सुप्रीम कोर्ट में, या सीमा तय हुई संसद की, और इसलिए केशवानंद भारती बनाम मुकदमा जो है, जिसका जो लोगों के जहन में दर्ज है जब भी संसद की शक्ति या संसद के दायरे की बात होती है और संविधान की मूल आत्मा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, केशवानंद भारती को लेकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात होती है, उस पर कुछ बात। लेकिन सबसे पहले जो शॉकिंग 2 खबरों की बात की मैंने, ये खबर है दैनिक जागरण में और एक खबर है कुछ और अखबारों में। खबर क्या है, ये इसी देश में मुमकिन है। पहले पन्ने पर जागरण में एक खबर है, एमए पास ने कर दिया गर्भवती का ऑपरेशन। एमए पास, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एमए पास एक शख्स ने एक लेडी का ऑपरेशन कर दिया। जरा सोचिए, वो झोला छाप डॉक्टर भी नहीं था, वो बहुत तरह की ऐसी फर्जी डिग्रियां होती है, 2 साल के डिप्लोमा होते हैं, वो भी नहीं था, वो एमए अर्थशास्त्र में था। उसने ऑपरेशन किया, यूपी में हुआ है। खबर क्या है, और उसके बाद दूसरी क्या है कि एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कोरोना पीड़ित एक मरीज को ले जाते वक्त रास्ते में उसके साथ बलात्कार किया। जरा सोचिए, एम्बुलेंस का ड्राइवर, रेप विक्टिम, कोरोना पीड़ित, और उसको कहीं ले जाकर उसने बलात्कार किया। वो खबर भी, और उसके अलावा बहुत खबरें। हालांकि ये बहुत सिहराने वाली खबर है जब भी मैं ऐसी खबरों पर बात करता हूं, लेकिन ये व्यवस्था का सवाल। इस खबर में यह है कि बड़ौत का मामला है, और बड़ौत के मेट्रो अस्पताल ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ दी, और यहाँ अर्थशास्त्र से परास्नातक उत्तीर्ण अस्पताल प्रबंधक विपिन चौहान ने गर्भवती महिला डॉली का 2 बार ऑपरेशन किया। 2 बार ऑपरेशन किया ये एमए वाले साहब ने,
और उसके बाद उनके पति की शिकायत पर जब जांच की गई तो अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन है निरस्त करते हुए उसे सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वर्ष जून में सिलना निवासी, सिलना कोई गांव होगा, अरुण ने डॉली को बड़ौद के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया था। बड़े ऑपरेशन के बाद बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन महिला की हालत बिगड़ गई और इस पर महिला के पेट का दोबारा ऑपरेशन किया, लेकिन तबीयत और बिगड़ी। इसके बाद अरुण ने डॉली को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया, स्थिति नहीं सुधरी, तब उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई ले गए। वहां पता चला कि उसका दोनों बार गलत ऑपरेशन और दो बार उस एमए पास शख्स ने, जो मेट्रो हॉस्पिटल, जो भी तथाकथित हॉस्पिटल है बड़ौद का, उसका मैनेजर था, उसने 2 बार ऑपरेशन किया और इसके जांच के आदेश दिए। इसी में एक खबर का एक्सटेंशन है पेज नंबर 2 पर, भर्ती हुई महिला की केस शीट तक नहीं। उसकी कोई केस शीट जो होनी चाहिए थी जिसमें उसके बारे में जानकारी होती, वो सब भी नहीं है। और ये खबर विस्तार से जागरण ने छापी है और अस्पताल को सील कर दिया गया, अंदर की खबर है। एक खबर, उसके बाद जो दूसरी जो बहुत तकलीफ दे खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है प्रमुखता से और भास्कर में है, और भी अखबारों में दिखा नहीं मुझे कहीं, लेकिन एक्सप्रेस में बहुत प्रमुखता से ये खबर है कि कैसे एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने, ये खबर है यहाँ पे, 19 ईयर ओल्ड रेप बाय एम्बुलेंस ड्राइवर ऑन वे टू कोविड सेंटर इन केरला। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप देख पा रहे हैं। और ये खबर क्या है, सोचते हुए मन सिहरता है कि किस तरह की दरिंदगी लोगों के जहन में पलती है और किस तरह के दरिंदे ये लोग होते हैं। इसमें खबर है कि केरल में अरनमूला कोई इलाका है, उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर ने 19 साल की कोरोना मरीज के साथ दुष्कर्म किया। उसे पुलिस ने चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है। कोरोना पॉजिटिव आने पर उस लड़की को कोविड सेंटर ले जाने शनिवार रात एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस में 2 मरीज थे। पुलिस का कहना है ड्राइवर ने सोच समझकर साजिश को अंजाम दिया। पहले उससे कहा गया था कि पहले लड़की को कोविड सेंटर छोड़े जो पास में था, उसके बाद बुजुर्ग मरीज को, जो दूसरी मरीज थी, लेकिन बुजुर्ग मरीज को पहले छोड़ दिया 18 किलोमीटर दूर और कोविड सेंटर लड़की को उसके बाद ले गया। लौटते समय जब लड़की अकेली थी, माफ़ करें, मरीज को छोड़ा और जब लड़की अकेली थी, वहाँ से लौट रहा था कोविड सेंटर ले जाने के लिए उस लड़की को, तो रास्ते में दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़की ने एम्बुलेंस से उतरते ही शोर मचाया, जिस पर ड्राइवर भाग गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी नौफाल नाम के इस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को डिसमिस कर दिया गया है। अब ये खबर पढ़कर आत्मा हिल जाती है। और ऐसी ही खबर एक दिल्ली में कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में ये खबर आपको बताई थी, किसी कई अखबारों में उस समय खबर छपी थी कि कोरोना सेंटर में, जो टेम्पररी सेंटर होते हैं, उसमें कोरोना मरीज ने ही, एक लड़के ने कोरोना मरीज एक लड़की जो नाबालिग थी 14 साल की, उसके साथ रेप किया था। वो खबर भी मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले की खबर है। तो ये जो दरिंदगी जो यहाँ जहन में होती है ना, ये दरिंदगी कब कहाँ किस लड़की को शिकार की शक्ल में देखे, चाहे वो 2 साल की हो, 5 साल की हो, 6 साल की हो, 10 साल की हो, 60 साल की क्यों ना हो और कोरोना मरीज क्यों ना हो, ये यहाँ जो दरिंदगी है, वो दरिंदगी जब जगती है तो इंसान नहीं रहता। और उसके बाद यही सब करता जो इस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने किया, या हाल के दिनों में हर रोज़ आप घटनाएं देखते हैं। मैं 20 वीडियो में ऐसी बातें कर चुका हूँ। 2 साल, 3 साल, 5 साल की लड़कियों को, बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, ये वो दरिंदे। खैर, ये 2 खबरें हैं। उसके बाद मैं आता हूँ जो बाकी खबरें जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। चुनाव को, बिहार को लेकर कुछ चुनावी खबरें भी हैं कि बिहार में चुनाव की तैयारियां कैसे हो रही है। एक खबर है नवभारत टाइम्स में, हमारे परिचित मित्र युवा रिपोर्टर हैं नरेंद्र नाथ मिश्र, उनकी खबर है। मैं चाहता हूँ वो खबर आपको बताई जाए और उसके बाद बाकी खबरों पर आता हूँ। ये पिछले पन्ने पर है, संसद से पहले केंद्र विपक्ष को बताएगा एलएसी का हाल, नरेंद्र मिश्रा ने लिखा है। सुनने में अच्छा लगता है कि संसद से पहले विपक्ष को बताएगा एलएसी का हाल, और उसमें इन्होंने लिखा है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। संसद में बहस से पहले आम राय बनाने के लिए विपक्ष को सरकार एलएसी पर ताज़ा स्थिति के बारे में बता सकती है और इस तरह की जानकारी 1-2 दिन में विपक्षी नेताओं से संपर्क कर सकती है। मालूम हो कि इससे पहले भी भारत चीन सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। ये खबर है, हालांकि इसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, लेकिन वही लाइन बता दूं कि अगर ये बैठक होती है, और मैं लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सच बताए।
प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है कि सच बताएं। सर्वदलीय बैठक तो प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी की थी, बीते 2-2.5 महीने पहले, जून में 19 तारीख को, शायद, अगर मुझे तारीख याद है, इसमें तारीख नहीं है लेकिन मुझे अगर याद है 19 तारीख थी। और तब क्या कहा था सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने? न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, और न हमारी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया। और उसके बाद उन्हीं के उस वीडियो को चीन ने इस्तेमाल किया कि जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, तो इसका मतलब गलवान वैली में भारतीय चीनी टेरिटरी में घुसे थे। इस तरह का इस्तेमाल चीन ने किया। और उसके बाद जब बहुत वायरल होने लगा चीन में प्रधानमंत्री के वीडियो को, चीनियों ने उस पर चीनी सबटाइटल के साथ चलाना शुरू किया और उसके बाद अपने क्लेम को दोहराना शुरू किया कि गलवान तो हमारा है, भारतीय वहां घुसे थे। प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि भारतीय हिस्से में, भारतीय एलएसी में भारत की तरफ कोई नहीं घुसा है। तो ये कहानी रिपीट ना हो। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो सच बताएं, सही बताएं और विपक्ष को भरोसे में लेकर बताएं कि दरअसल वहां चीन कर क्या रहा है। ये बार बार मैं कहता हूं, देश को भरोसा में लेना जरूरी है। चीन की अगर ऐसी हरकत है तो जरूरी है कि देश को पता चले। अब इससे जुड़ी एक खबर, छोटी सी खबर मुझे दिखी अमर उजाला में, ये पेज नंबर 9 पर, ये आखिर में छोटी सी खबर है, इतनी छोटी, ये देखें तो 3.5 इंच चौड़ी और 1 इंच ऐसे खबर है। ये खबर क्या है कि चीन जान ले ये नेहरू का भारत नहीं है। भाजपा, ये बयान किसका है? भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया रक्षा मंत्री राजनाथ और चीनी रक्षा मंत्री की बातचीत का और कहा है चीन जान ले कि 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है। और यादव ने कहा कि चीन को समझना चाहिए कि नेहरू का भारत नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का भारत है। चीन भारत से जिस जुबान में बात करेगा उससे अधिक आक्रामकता से जवाब मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि 6 साल से ज़्यादा हो गए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को, 6.5 साल होने जा रहे हैं, तो क्या चीन अभी तक नहीं जाना है कि ये नेहरू का भारत है कि मोदी का भारत है? ये बयानवीर जो बयान दे रहे हैं, चीन नहीं जानता है कि चीन के राष्ट्रपति किसके साथ झूला झूल रहे थे, शी जिनपिंग किसके साथ नारियल पानी पी रहे थे, शी जिनपिंग किसके साथ समंदर के किनारे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शी जिनपिंग किसके साथ बैठकर भारत की नदियों का नज़ारा देख रहे थे साबरमती के तट पर। क्या शी जिनपिंग को यह पता नहीं कि 18 बार किस नेता से भारत में मिले? क्या शी जिनपिंग को पता नहीं कि 6.5 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं? तो क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद क्या चीन को पता नहीं कि चीन ने जो घुसपैठ की है, जो करीब करीब अब 4 महीने होने जा रहे हैं, अगर अप्रैल से जोड़ते हैं तो ये देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। क्या चीन को पता नहीं? तो कब तक नेहरू की आड़ लेंगे? ये बार बार बात होती है, जब भी चीन की बात होगी आप नेहरू की आड़ लेंगे। नेहरू को 62 की लड़ाई के कितने साल हो गए? 58 साल। और उसके पहले अक्साई चीन को जोड़ेंगे तो 62-63 साल गए ना। 6.5 साल से आप है ना। और उसके बाद लाल आंख दिखाने की बात प्रधानमंत्री मोदी का बयान है ना। सारे 2013-14 के बयान प्रधानमंत्री मोदी के बयान है ना। बीजेपी नेताओं के बयान है ना, दर्जनों। और कई बार मैंने वो बयान सुना है। आज क्यों कह रहे हैं कि चीन न समझे कि ये नेहरू का भारत है? बिल्कुल चीन समझता है कि ये मोदी का भारत है। उसके बाद चीन घुसपैठ कर रहा है या सीमा पर एलएसी पर डटा हुआ है, मोर्चेबंदी कर रहा है और बार बार भारत की तरफ से ताकीद करने, चेतावनी देने के बाद भी चीन पीछे नहीं हटा है। ये तथ्य है, इस तथ्य को छिपा लीजिए, मत बताइए। समर्थक लोग, मोदी समर्थक आंख मूंद कर इस सच को मानने से इनकार करें। 50 बार बात कर चुका हूं, तथ्य यही। तो इस तरह की जब बात होती है तो अपनी कमजोरियों को जब आप इस तरह से कहने की बात करते हैं तो यही बात आती है कि सच को तो कम से कम कबूल करिए। इसी तरह की एक हेडलाइन है दैनिक हिंदुस्तान में, चीन पर ख़त्म करता हूं, उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आऊँगा। दैनिक हिंदुस्तान की एक हेडलाइन क्या है, पेज नंबर 7 पर है। ये देख लीजिए हेडलाइन जो दैनिक हिंदुस्तान की, उसके बाद मैं आता हूँ बाकी खबरों पर। ये पेज नंबर 7 पर हेडलाइन है दैनिक हिंदुस्तान की, भारत की सख्ती से चीन पर पीछे हटने का दबाव। तो भाई भारत की सख्ती किस दिन नहीं रही होगी और 4 महीने से चीन पीछे क्यों नहीं हट रहा है? ऐसी हेडलाइन तो तब भी छपी थी जब आज से करीब 2 महीने पहले या ज़्यादा हो गए होंगे, डेट मुझे अभी ठीक से याद नहीं, शायद 5 जुलाई था, शायद अंदाज से बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी
तब भी कहा गया कि सहमति हो गई, चीन तैयार हो गया और चीनी सेना पीछे हटने लगी। अगले दिन की हेडलाइन सुर्खियां, उस पर मैं कई बार उस हेडलाइन के साथ बात कर चुका हूं। देश ने मान लिया कि अब अजीत डोभाल से बात हो गई चीनी विदेश मंत्री की, चीन पीछे हटने लगा। और उसके बाद एक महीने तक वैसी खबरें हेडलाइन में या सुर्खियों में आई नहीं। पता चला चीन हटा नहीं, चीन ने किलेबंदी की, चीन ने मिसाइल के लिए बेस बनाए, चीन ने रनवे बनाए, चीन ने हेलीपैड बनाए, चीन ने बड़े जहाज को लैंड करने के लिए भी उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। और तो और चीन ने 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती एक एक इलाके में की। वो भी तब की जब आपने 200 से ज्यादा ऐप को बैन कर दिए। तो ये बार बार चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इस हेडलाइन से पता चल रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है? क्या कोई अखबार का संपादक पहले पन्ने पर संपादकीय लिखकर, अग्रलेख लिखकर सरकार से सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेगा काउंट के साथ कि 4 महीने हो गए, कब हटेगी चीनी सेना? और प्रधानमंत्री जी इस बार सच बताइए, झूठ मत बताइएगा, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। इस हेडलाइन से आप समझते रहिए। उसके बाद एक खबर है, सीमा विवाद गहराने से युद्ध का खतरा मंडराया। ये खबर है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लगातार बढ़ रहे तनाव पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विवाद युद्ध का रूप ले सकता है, जबकि चीनी मीडिया लगातार अपनी खबरों में भारत पर धौंस जमाने की कोशिश करता दिख रहा है। ये तो चलिए चीन की अपनी राजनीति है और इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे सामने चुनौती यही है, इसी में है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी होगी। तो ये तो करनी होगी, लेकिन करेगा कब? ये सवाल पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि सब लोग रिया को जेल भिजवाने में लगे हैं और सुशांत को इंसाफ दिलाने में लगे हैं। बीजेपी क्या कर रही है आपको पता है? कल मैंने वीडियो 2 बार पोस्ट किया है कि 3 एजेंसी केंद्र की और इंसाफ बीजेपी अब भी मांग रही है। एजेंसी सीबीआई से लेकर ईडी तक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्र का, ये खबर है। उसके बाद एक खबर मैंने देखी, प्रधानमंत्री एक मुलाकात कर रहे हैं, उस मुलाकात के संदर्भ में एक सिंगल कॉलम खबर है। उसके बाद मैं एनएसए के दुरुपयोग को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी खबर है, वो बताता हूं, लेकिन पहले वो खबर और उसके बाद दूसरी खबर है, बिहार के चुनाव की तैयारियां, जैसे डिजिटल स्पेस में चुनाव लड़ने की बिहार में तैयारी हो रही है, उसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में एक दिलचस्प खबर है। वो और भी बाकी अखबारों में खबर है। चिराग पासवान ताल ठोकने बिहार पहुंच गए हैं और कैसे आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ये चुनाव के समय आर्म ट्विस्टिंग होगी, उसकी कुछ दिलचस्प खबरें। लेकिन उससे पहले भास्कर में एक खबर है, उस खबर पर आता हूं। ये पेज नंबर 7 पर दैनिक भास्कर में एक खबर है। ये है, यहां पे खबर है, छोटी सी खबर है, मैं देखता हूं अगर मैं यहां पे बॉक्स लगाऊंगा। छोटी सी खबर है। इस खबर में क्या है कि 1,15,000 स्ट्रीट वेंडरों से 9 तारीख को बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 से 12 सितंबर को एमपी के हितग्राहियों के साथ वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,15,000 स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनके लिए 115 करोड़ का लोन स्वीकृत हुआ है। 12 सितंबर को उनसे बात करेंगे और मोदी उनके कार्य भी देख सकते हैं, वेंडर्स का कार्यस्थल भी मोदी देख सकते हैं। अच्छी बात है, चलिए स्ट्रीट वेंडर को अगर 115 करोड़ का लोन मंजूर हुआ और प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश के बेरोजगारों से कब बात करेंगे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी एक बार बेरोजगारी पर खुलकर बात करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी अपने उन वायदों की रोशनी में, अपने उन वायदों के पैमाने पर देश के बेरोजगारों को एड्रेस करते हैं और बताते क्यों नहीं है कि देश में बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए उनका रोड मैप क्या है, उनके फ्यूचर का प्लान क्या है। ये खिलौना बनाना और इस तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये जुमला आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मैं बार बार बोलता हूँ, मेक इन इंडिया तब भी था, वही आत्मनिर्भर भारत हुआ, लेकिन हुआ क्या दरअसल? हमने 6 सालों में इसमें क्या क्या किया, उससे बड़ा सवाल। 2 करोड़ की नौकरी गई कोरोना काल में। बेरोजगारों का हाल अभी देखा हमने कि कैसे देश के लगभग 2.5 करोड़ युवाओं ने
2,42,00,000 उन युवाओं ने जिन्होंने 1.5 साल पहले रेलवे की भर्तियों में अप्लाई किया था, फॉर्म भरे थे और उनके बाद परीक्षाओं की तारीख नहीं निकल रही थी। आखिर जब उन्होंने शोर किया, हंगामा किया, मुहिम चलाई, तो फिर उनके लिए तारीखों का ऐलान हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां हैं, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, ऐसे रोजगार के तमाम अवसर जो सरकार को देने चाहिए थे वो नहीं मिले। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात करेंगे? क्या वो बात करेंगे बेरोजगारों से? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी देश के बेरोजगारों के लिए एक दिन का संवाद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और रास्ता दिखाते हैं? लेकिन ये होगा नहीं। उसके बाद बिहार की खबर पर आता हूं दोस्तों। बहुत दिलचस्प है, चूंकि मैंने बिहार की बात की है, कुछ अखबारों में खबरें बिहार को लेकर है। इकोनॉमिक टाइम्स में, चूंकि बिहार में अब माहौल बनने लगा है और बिहार में तैयारियां होने लगी। एक जो हर अखबार की पहली हेडलाइन थी जिस पर मैंने बात नहीं की, आज से दिल्ली में मेट्रो चलने लगेगी और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत अब ज़्यादा है, क्योंकि इससे खतरे अब ज़्यादा बढ़ेंगे जब मूवमेंट होगा। लेकिन अब ये ज़रूरी भी है, जान है जहान है, और दोनों चीज़ है, जान भी जहान भी होना चाहिए। तो हर अखबार की हेडलाइन मेट्रो को लेकर है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन जैसे आप देखें, 169 दिनों बाद मेट्रो में आपका स्वागत है, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। इसी तरह की हेडलाइन जागरण में है। इसी तरह की हेडलाइन सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में मोटे तौर पर ये पहले पन्ने की हेडलाइन ये है, मेट्रो आज से शुरू हो रही है। आप लोग अगर मेट्रो से चलते हैं सुविधा होगी आपके लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसके साथ सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, ग्रीन सिग्नल फॉर मेट्रोज़। और उसके बाद 169 दिन के बाद मेट्रो कैसे चल रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की भी यही हेडलाइन है, बहुत सारे अखबारों में। लेकिन मैं उस खबर पर आ रहा था जो बिहार की खबर है। बिहार की खबर क्या है कि बिहार में चुनाव की तैयारियां जो शुरू हो गई है और उसमें किस तरह से पक्ष विपक्ष घेरेबंदी और अपने प्रचार प्रसार की तैयारी कर रही है, उसको लेकर खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में। इकोनॉमिक टाइम्स में पेज नंबर 4 पे प्योर पॉलिटिक्स ये पन्ना होता है, जिसका जिक्र मैं कई बार करता हूँ। ये प्योर पॉलिटिक्स आप ज़रूर चुनाव के दौरान या ऐसे भी राजनीति के बारे में आपकी दिलचस्पी है, देश की राजनीति के बारे में अगर विस्तार से कुछ गंभीर चीज़ें, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ फैक्ट के साथ, कुछ तथ्यों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स का प्योर पेज पन्ना ज़रूर पढ़ें। मैं हमेशा इकोनॉमिक टाइम्स ज़रूर पढ़ता हूँ, इसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ अक्सर होती हैं। 2 स्टोरी है इसमें, एक कुमार अंशुमान की है और दूसरी वसुधा वेणुगोपाल की है। और किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस एंड जेडीयू गो वर्चुअल, आरजेडीज कैंपेन इज स्टिल लोडिंग। मतलब आरजेडी का कैंपेन आज भी पीछे है, लेकिन इन दोनों के कैंपेन कैसे वर्चुअल बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, ये खबर है। अब इसमें जो खबर है वो बता दूं कि इसमें जो जानकारी दी गई है कि इसकी रिपोर्ट में, वसुधा की रिपोर्ट में है कि बीजेपी ने कैसे 1090 मंडल हेड बनाए हैं, जिनके लिए वर्कशॉप, डिजिटल कैंपेन, आत्मनिर्भर बिहार, 45 जिलों के लिए डिजिटल हेड बनाए गए हैं, बूथ कमेटी तक डिजिटल होगी। और अब तक 2800 सोशल मीडिया पोस्ट तैयार किया गया, जिसके ज़रिए बीजेपी अपनी बात कहेगी। इसका चेहरा पीएम जेपी नड्डा, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय जायसवाल होंगे, डिप्टी सीएम जो मोदी हैं बिहार में, छोटे मोदी जिनको बोलते हैं, वो होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जिक्र सिर्फ 2 कैंपेन में है और नीतीश कुमार की तस्वीर किसी कैंपेन में नहीं है। तो अपना एक बीजेपी का अपना एक तरीका है, क्योंकि उनके लिए चेहरा मोदी है, ये कैंपेन है। और इस बार बहुत बड़ी लड़ाई, या कहें पहला ऐसा चुनाव होगा कि ऐसा लगेगा कि पूरी लड़ाई डिजिटल स्पेस में लड़ी जा रही है। इस चुनाव में यही होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी कोरोना में फिजिकल रैली नहीं है तो वर्चुअल रैली है, और उसमें बीजेपी मास्टर है। सबसे पहले तैयारी बीजेपी ने की है, यही खबर है। उसी में है कि आरजेडी ने भी बूथ लेवल तक व्हाट्सएप के जरिए मुकाबले की तैयारी की है। और उसमें एक जो दूसरी खबर है वो खबर है कि कैसे जेडीयू और कांग्रेस और ये सब वर्चुअल तैयारी कर रही है। उसमें है कि नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली आज है, निश्चय संवाद जिसका नाम है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो जेडीयू लाइव है। एक अशोक चौधरी नेता है, उनके हवाले से खबर छापा है कि 10 लाख लोगों को इस ऐप के ज़रिए या जो भी ये प्लेटफॉर्म उसके ज़रिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस भी वर्चुअल मीटिंग शुरू कर रही है। आज से ही बिहार क्रांति महासम्मेलन होगा। 100 मीटिंग का टारगेट है। दिग्विजय और राज बब्बर पहली रैली को संबोधित करेंगे। और ये बहुत बड़ी तैयारी, 25 सितंबर से एक रथ भी बीजेपी उतारेगी, जिसका मकसद है मोदी वर्चुअल रथ, डिजिटल रथ होगा, बेसिकली वर्चुअल रथ नहीं होगा, डिजिटल रथ होगा, जिसका मोदी की नीतियां और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना होगा। और चिराग पासवान
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, नीतीश पर हमले कर रहे हैं, नीतीश की नीतियों पर या नीतीश के कामकाज पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जबकि उस घटक का हिस्सा है, उसकी एक वजह है और उसकी वजह जीतन राम मांझी भी है। तो चिराग पासवान क्या करने वाले हैं? हर चुनाव में पासवान को लेकर लगेगा कि ये अलग हो सकते हैं, ये कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंत में बात सीटों की सौदेबाजी की होती है। छोटी सी खबर, उसके बाद एक बड़ी खबर जो शुरू में मैंने कहा, एनएसए का देश में कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है उसकी जानकारी दूंगा, जिस एनएसए के तहत कफील खान को बंद करके 8 महीने के लिए बंद किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट है, आगे जिक्र करूंगा। तो ये जागरण में एक खबर की, चूंकि हेडिंग मुझे दिलचस्प लगी, अंदर के पन्ने पर है, पेज नंबर 8 पर, महागठबंधन के लिए चाहिए 442 सीटों की विधानसभा। अरविंद शर्मा है, पटना से इन्होंने लिखी है, और बिहार विधानसभा में सीटें हैं 243। दरअसल इन्होंने ये लिखी है कि जितनी सीटें महागठबंधन में चाहिए सबको हिस्सेदारी, उसके लिए ये विधानसभा 420 की होगी, तभी सबकी मांग और सबकी जो क्या कहें दावेदारी पूरी होगी। विधानसभा में सीटें तो 243 है, और उन्होंने एक ग्राफ छापा है कि राजद को 160 चाहिए, कांग्रेस को 93 चाहिए, माले को 50 चाहिए, रालोसपा को 49 चाहिए, वीआईपी को 25 चाहिए, सीपीआई सीपीएम को 45 चाहिए। कुल जोड़कर उन्होंने एक ग्राफ छापा है, एक आंकड़ा, कि 442 अगर होगी तो ये सब संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये स्थिति महागठबंधन की है। राजद की सबसे बड़ी उलझन कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस को कितनी सीटें दी? पिछली बार महागठबंधन में उसे 43 मिली थी, जिसमें 27 पर जीती थी। अब वो ज़्यादा चाहती है। कांग्रेस इस बार 93 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। राजद खुद 160 पर लड़ना चाहती है। तो एक दिलचस्प खबर है। उसके बाद आते हैं जिस खबर का मैं पहले जिक्र कर रहा था दोस्त, वो आज की सबसे इम्पॉर्टेंट है। शुरू में भी मैं कह सकता था, उस खबर के बारे में बता सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि पूरे वीडियो पर बात होती है तो उस खबर पर आते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है पहले पन्ने पर कि किस तरह से एनएसए का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और ये पहले पन्ने पर खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। एनएसए मिसयूज्ड एज ए प्यूनिटिव टूल, लीगल एक्सपर्ट। जो कानून के जानकारों ने कहा है कि एनएसए का कैसे बेजा इस्तेमाल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कैसे बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार दशकों से हो रहा। दशकों मतलब 1980 में ये एक्ट बना था, इंदिरा गांधी जब जनता पार्टी के पतन के बाद दोबारा सत्ता में आई थी, तब यह कानून बना था। और तब से हर राज्य की सरकारें अपने राजनीतिक विरोधी को या किसी जो सिस्टम होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को फिक्स करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, किसी को उसके अपराध के लिए ऐसे कानून में बंद करने के लिए कि वो जमानत पर बाहर ना आ सके, इसका बेजा इस्तेमाल करती है। यही जानकारी है। इसमें जो विस्तार से थोड़ी खबर है तो मैं ये बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है उसके मुताबिक कफील खान से शुरू किया है कि कैसे कफील खान को एनएसए लगाकर उसकी टाइमिंग पर सवाल उठे, और कैसे हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उनका एनएसए लगाना, एनएसए के तहत डिटेंशन गलत था, और जो डीएमएसपी की टाइमिंग और मंशा पर भी सवाल उठाए। लेकिन आगे जो इन्होंने जानकारी दी है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें एनएसए में बंद किया जाता है, वो या तो बाद में दोषी साबित ना होकर घर आते हैं या जेल में पड़े रहते हैं। कानूनी जानकारों ने एनएसए में गैर वाजिब और बेधड़क इस्तेमाल पर, एनएसए के गैर वाजिब और बेधड़क इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कहा है सालों से इस कानून का दुरुपयोग होता रहा। राज्यों को किसी पर भी एनएसए लगाने से पहले सोचना चाहिए। और इसी में इन्होंने बताया है कि जनवरी से लेकर अब तक इस साल यूपी में 142 लोगों पर एनएसए लगा। गौर से सुनिएगा, एनएसए का बेजा इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में बीते 40 सालों से हो रहा है। 40 इसलिए क्योंकि 40 साल पहले एनएसए लागू हुआ था। इंदिरा गांधी ने 1980 में इस एक्ट को अमली जामा पहनाया था। तब से अलग अलग राज्यों में बेजा इस्तेमाल। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जानकारी है उसके मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक यूपी में 142 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया, जिसमें 76 मामले काउ स्लॉटर केसेज से जुड़े हैं, 9 मामले क्राइम अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन से जुड़े हैं, 37 संगीन अपराध से जुड़े हैं जिसमें एनएसए लगा दिया गया, और 20 अन्य मामलों में एनएसए लगाया गया। कफील खान इस साल का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने दखल दिया। और जानकारों और लीगल एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि एनएसए के तहत पुलिस प्रशासन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो अधिकार मिले हैं उसका इस्तेमाल अपराध को रोकने में नहीं बल्कि किसी को फंसाकर सजा देने में किया जाता है। ये
इस स्टडी से पता चलता है। मिसाल के तौर पर यूपी ने पीस पार्टी प्रेसिडेंट पूर्व एमएलए मोहम्मद अयूब के खिलाफ एनएसए लगा दिया। अयूब को 31 जुलाई को उर्दू अखबारों में एक विज्ञापन देने और किसी लेख के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगे। इसी तरह से एक कोई मोहम्मद नूर हैं जो ग्राम प्रधान हैं, उन्हें बुक किया गया। उसके बाद दूसरे राज्यों का भी हवाला इस रिपोर्ट में है कि अहमदाबाद पुलिस ने अभिमन्यु आचार्य को एनएसए में 21 मार्च को बुक किया। आचार्य पर आरोप है कि उन्होंने कोविड मैनेजमेंट को लेकर सिटी एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आलोचना की थी कि वहाँ इंतज़ाम सही नहीं है, और उस पर वो कनाडा से आए थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, थर्मल टेम्परेचर स्क्रीनिंग का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने झूठ बोला, गलत जानकारी दी और देश का अपमान किया। ये कहकर पुलिस ने एफआईआर किया, एनएसए में बंद किया। एमपी में पूर्व बीजेपी पार्षद और 5 अन्य को एनएसए में 1 सितंबर को बुक किया गया। जो सीए के विरोध में इस पार्षद ने 5 जो ये बुक हुए हैं, वो पार्षद जिसका जिक्र कर रहा हूँ, फरवरी में बीजेपी छोड़ दी थी। मतलब वो कहने को बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं, लेकिन फरवरी में बीजेपी छोड़ दी थी। उस पर आरोप है, उन पर, कि पुलिस का आरोप है कि वो लोगों की भावनाएं भड़का रहे थे, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में ताजिया निकालने को लेकर जानकारी है। उसके बाद कहा जा रहा है एमपी पुलिस ने इस साल जुलाई तक 478 के खिलाफ एनएसए की सिफारिश की। इसी तरह से तमिलनाडु में हुआ, फोक सिंगर और एक्टिविस्ट को भी पहले बंद किया जाता रहा है। 2015 में एक फोक सिंगर को, जिसने गाना बनाकर जयललिता की आलोचना की थी, उसे बंद कर दिया गया। तो बेसिकली ये कोई एक स्टेट का सवाल नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों में होता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यूपी में सबसे अधिक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 80 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में आने के बाद ये कानून बनाया था, 84, 85 और 88 में इसमें अमेंडमेंट किए गए। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में देख रहा हूँ, रिसर्च जब कर रहा था तो मैंने देखा कि 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक एनएसए में 14,57,000 लोग बुक किए जा चुके हैं। इसमें पॉलिटिकल बहुत सारे लोग हैं, और इसमें होता क्या है, चूँकि पुलिस को बहुत असीमित अधिकार होते हैं। क्रिमिनल लॉ के तहत आप अगर पकड़े जाते हैं तो आप जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होगा। 164 में बयान होता है। पुलिस के सामने बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा बयान होता है। लीगल मदद मिलती है। बिना पुलिस गिरफ्तारी के बाद सामने वाले को, शख्स को, जो आरोपी है, उसको, उस पर क्या आरोप है, पुलिस को बताना पड़ता है। इसमें वो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर किसी को भी पकड़कर 10 दिन तक बिना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है उसे डिटेन किया जा सकता है, और उसे 3-3 महीने का एक्सटेंड किया जा सकता है। ज़मानत, उसको हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है, 3 महीने तक बिना ज़मानत हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई आरोप लगाए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद सिर्फ ये होता है कि राज्य सरकार को संतुष्ट होना चाहिए। ये फिर मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ा देख रहा था उसके क्या प्रावधान है, कि राज्य सरकार को अगर लगता है, स्टेट को अगर लगता है कि पकड़ा गया आरोपी फॉरेन रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया के डिफेंस को, स्टेट सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, इन सब के लिए खतरा है, तो उसे आप एनएसए में बुक कर सकते हैं। तो जो लोग बुक किए जाते रहे, उनका अगर ट्रैक देखेंगे तो ये जो पैमाना है, इस पैमाने के बाहर जाकर सरकारें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एनएसए का इस्तेमाल करती है और करती रही है। ये किसी एक सरकार का सवाल नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दक्षिण की सरकार हो, चाहे उत्तर की हो, चाहे पूरब की हो। यूपी में ये आरोप ज़्यादा लग रहे हैं, और उसमें मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। तो ये खबर है अखबारों में। उसके बाद एक खबर जो कई जगह मुझे दिखी, कांग्रेस को लेकर खलबली जो मची है, और यूपी में कांग्रेस की एक कमेटी जो बनाई गई है, बदलाव किया गया है, उसमें जो 2 चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, जितिन प्रसाद और राज बब्बर, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है। चुनावी समितियां जो बनी है, और उसमें चूंकि चिट्ठी जो लिखी थी 23 बागी नेताओं ने, उन 23 बागी नेताओं में जितिन प्रसाद और ये शामिल थे। कहा जा रहा है उसका बदला लिया गया, या हाईकमान ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। तो ये खबर है हर अखबार में, मोटे तौर पर कई अखबारों में ये खबर है। लखीमपुर खीरी की एक खबर कल आपको पता होगी कि कैसे लखीमपुर खीरी में एक पूर्व विधायक की
मौत हुई। हालांकि उस मौत को लेकर उनके परिवार का आरोप है कि पीट पीट कर मार दिया। जिन लोगों ने मारा उसे पुलिस घर से छुड़ा कर ले गई क्योंकि गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा, कहीं मैंने देखी कोई खबर छपी भी है कि पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक से वो गिर गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। मामला जो भी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही, गुंडागर्दी और पुलिस पर कई तरह के आरोप लखीमपुर खीरी में भी लगे हैं और ऐसे आरोप यूपी पुलिस पर लगातार लगते रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में जैसे देखेंगे, एक बड़ी खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर, और वही खबर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं और गुंडागर्दी की घटनाएं और इस तरह की घटनाएं होती है। फिलहाल 3 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी लाश मिलने की खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छापी। लॉ एंड ऑर्डर पर मैं कई बार, बहुत बार बात कर चुका हूं, इसलिए आज इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा लॉ एंड ऑर्डर पर। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है और हर अखबार में खबर है कि कैसे भारत की स्थिति कोरोना में ख़राब होती जा रही है और अब दुनिया में भारत नंबर 1 हो सकता है जो हालत है कोरोना की। उसके बाद ये खबर जिस भी शहर में आप रहते होंगे, आपके शहर के अखबारों में छप रही होगी लगातार। केशवानंद भारती का मैंने जिक्र किया कि उनकी मौत की खबर और उनकी अहमियत की खबर मोटे तौर पर हर अखबार में है। थोड़ा वक्त होता तो, चूँकि बहुत दिलचस्प कहानी है उनकी, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाता। देखता हूँ एक खबर वही जो यूपी में बगावत की खबर है। चुनाव के मौसम में कांग्रेस में बगावत की खबरें लगातार आती हैं। नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है, यूपी के नेताओं ने लिखा, परिवार मोह छोड़े सोनिया। 23 लोगों ने पहले लिखा था, बगावत की खबर आई थी जिसमें CWC में क्या हुआ आपको पता होगा। अब है कि लेटर बम यूपी में फूटा है और 9 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि पार्टी प्रभारी प्रियंका के बारे में लिखा है, आपको मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं दे रही हैं, पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए चलाया जाए, आंतरिक लोकतंत्र को बहाल किया जाए। इस खत में यूपी के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी समेत 9 लोगों के दस्तखत हैं। इसमें लिखा गया, हम 1 साल से आपसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं पर बार बार मना किया गया। तो ये कांग्रेस के नेता, ऐसे ही आरोप लगे थे जब असम के कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था कि वो जो अभी सरकार में, कि राहुल गांधी से मिलना चाहते थे और राहुल गांधी ने उनसे मिलने का वक्त नहीं दिया और कैसे कुछ कहानी है। कुत्ते से खेलते रहे लेकिन बात करने में उनकी दिलचस्पी नहीं रही। उसके बाद एक खबर नवभारत टाइम्स में है, गठबंधन राजनीति की कैसी प्रयोगशाला बन रहा है बिहार। और उसके बाद बिहार की खबर है, मोटे तौर पर ये हो गया। और रिया की खबर तो आप देख रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ और अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और GST को लेकर राज्यों में जो हाहाकार है वो खबर अखबारों में है, संपादकीय भी लिखा गया है। और जिस ढंग से केंद्र और राज्यों में जो मतभेद हुए हैं, राज्य सरकार अपनी गरीबी, अपनी तकलीफ़ और तंगी का रोना रो रही है, उसी पर इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल है और अमरिंदर सिंह का एक फुल पेज का लगभग एक इंटरव्यू है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पैसे नहीं मिले और कैसे उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये सब है। चलिए तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, वक्त भी हो गया, फिर मुलाकात होगी। फिर आखिर में कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। बहुत मेहनत करता हूँ, कितना पसीना चल रहा है, धूप आ रही है, सुबह सुबह उठता हूँ, आप देर से भी उठते होंगे, मैं सुबह उठता हूँ, उठकर अखबार इधर उधर छांटना, रिसर्च करना, जानकारी जुटाना, बहुत मेहनत करता हूँ। तो इस मेहनत का फ़ायदा तब है जब मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप में से अगर कुछ लोग भी मेरी बात से सहमत हैं तो आप 10-20 लोगों तक भेजिए ताकि पता चले और मुझे मेरा हौसला बढ़े कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी बातें लोगों तक जा रही हैं। तो नमस्कार। नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है